हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सीख रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कंप्लीट करते हुए मैक्सिमम स्टेप स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और मोस्ट स्टेप स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड को डिराइव किया है। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेकंड पार्ट में हम बचे वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें है मैक्सिमम स्टेप स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड और मिनिमम स्टेप स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड, इसको डिराइव करेंगे। इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मैक्सिमम स्टेप स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और मोस्ट, या फिर जिसको हम ऑप्टिमम भी कहते हैं, तो मोस्ट स्टेप स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड, ये 2 डेरिवेशंस इसके पहले के लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। तो आप सभी लोग ऑलरेडी उसको स्टडी कर चुके हैं। अगर आप में से किसी लोगों ने उसको देखा नहीं है या फिर से आप उसको देखना चाहते हैं, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पहले पार्ट 1 को स्टडी करेंगे और फिर ही उसके बाद ये जो आज का लेक्चर है सेकंड पार्ट वाला, उसको सुनेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो आपको ये सेकंड पार्ट का लेक्चर एकदम आसानी से समझ में आएगा। जो फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं उसको हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी उस लेक्चर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी ये जो 2 डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं, उसके जरा एक बार हम समरी देख लेते हैं। तो हमने पहले डिराइव किया मैक्सिमम स्टेप स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो जिसमें कर्व रोड कैसा था, हॉरिजॉन्टल, यानी उसके दोनों भी बैंक, इनर और आउटर बैंक एक ही लेवल पे थे और वेट ऑफ द व्हीकल को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करती थी और व्हीकल के सर्कुलर मोशन के लिए, यानी व्हीकल के कर्व रोड के ऊपर से होने वाली टर्निंग के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रहता था, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, एंड फाइनली वी गेट मैक्सिमम स्पीड ऑन सच काइंड ऑफ रोड एज Vmax is equals to under root of mu s rg, where what was mu s? Mu s was coefficient of static friction between the road surface and tires of the vehicle. The r was radius of curvature of the road and g was acceleration due to gravity. तो ये हो गया एक्सप्रेशन अबाउट स्टेप स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड्स। देन सेकंड डेरिवेशन में हमने कर्व रोड हॉरिजॉन्टल नहीं रखते हुए उसको हमने बैंकिंग प्रोवाइड की थी। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ये लर्न किया कि ये बैंकिंग होती क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंड देयर वी लर्न दैट द आउटर एज ऑफ एनी कर्व रोड is elevated over this inner edge and this practice is called as banking. इसके वजह से रोड सरफेस इंक्लाइन बनता है और ये जो इसका इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अगर मानो थीटा है तो हम थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंक्लाइन हो जाती है और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो साइन कंपोनेंट है वही से हम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। इसके वजह से हमें फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड रहने की या रिलायबल रहने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। एंड इन दिस केस वी डिराइव दैट द मोस्ट स्टेप स्पीड, जिसको हम ऑप्टिमम स्टेप स्पीड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हमें मिल गया था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। तो देखिए कोई भी व्हीकल अगर किसी बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर से जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा कितने स्पीड से वहां से निगोशिएट करे, मगर हर बार ऐसा पॉसिबल होगा ये हम नहीं बोल सकते। द व्हीकल मे गो एट स्पीड somewhat lesser than this speed, or the vehicle may also negotiate with a speed higher than this state speed. So then in this case the necessary centripetal force को डिराइव करने के लिए या गेन करने के लिए
हमें यहाँ पे जो फ्रिक्शन तैयार होगा व्हीकल के टायर्स और रोड सरफेस के बीच में, उसके ऊपर रिलायबल रहना पड़ेगा। और हमें जो स्पीड मिलेगी वो आइदर मैक्सिमम स्पीड होगी या मिनिमम सेफ स्पीड होगी बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर। तो हम आज तीसरा डेरिवेशन जो है, तो हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमम स्पीड से। तो नाउ वी विल ट्राई टू लर्न और वी विल ट्राई टू डिराइव मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड। तो चलो उसके लिए एक बार फिर से एक बैंक्ड कर्व रोड लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड सरफेस इंक्लाइन है और मानो यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, so let it be theta. So now let us consider that the vehicle is passing on such kind of banked curved road. So इस केस में इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, तो जैसा हम ऑलरेडी पार्ट 1 वाले लेक्चर में लर्न कर चुके हैं, यहाँ पे पहला फोर्स जो एक्ट होगा, इट विल बी weight of the vehicle acting vertically downward and it will act through the center of gravity of the vehicle. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे weight of the vehicle W को मैंने vertically downward डिनोट किया है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन इसकी एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है और ये वेट जाके इस रोड सरफेस पे एक्ट होगा। इंटर्न इसके वजह से क्या होगा, ये जो रोड सरफेस है, ये रोड सरफेस वेट के इस एक्शन को रिएक्शन ऑफर करेगा एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड सरफेस विच इज अवर सेकंड फोर्स एक्टिंग इन दिस सिनेरियो। तो देखिए, जैसे ही व्हीकल का वेट रोड सरफेस के ऊपर एक्ट होगा, रोड सरफेस भी व्हीकल के ऊपर खुद की रिएक्शन एक्ट करेगा। ये जो रिएक्शन होती है या रिएक्शन का फोर्स होता है, ये फोर्स इसको तैयार करने वाला जो सरफेस है, इसको किसने तैयार किया, यहाँ पे रोड सरफेस ने। तो ये इस रोड सरफेस को हर बार परपेंडिकुलर होती है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन वर्टिकल है, तो ये दोनों के बीच में ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पूरा एंगल यहाँ पे 90 है, तो उसमें से ये जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल बचेगा थीटा। तो वी कैन से दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन will make an angle theta with the vertical. तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ यहाँ पे थीटा इतना एंगल बना के इंक्लाइन है। What is the third force that will be acting in this case? Just discussed as before. This third force is force of friction. So the force of friction acts along the road surface. So it is tangential to road surface. And it is acting between the tires of the vehicle and the road surface. तो ये यहाँ पे मैंने टेंजेंट लाइन दिखाई है, तो आप देख सकते हैं इसके अलॉन्ग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, मगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे दो डायरेक्शन में एक्ट हो सकता था, या तो वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है जैसे यहाँ पे बताया मैंने। ये कौन सी डायरेक्शन है, देखिए ये वाला आउटर बैंक है हमारा, क्योंकि इसको एलिवेट किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो रोड है ये लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे कहीं पर इसका इस टर्न का सेंटर होगा और ये वाली हो जाएगी इसकी रेडियस। तो यू कैन सी दैट दिस फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, मींस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस कैन बी वन केस, और द फ्रिक्शन फोर्स में आल्सो एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. It may act in a direction opposite to the direction of centripetal force. So when the friction force acts in the direction of centripetal force, then it helps the vehicle in gaining more and more centripetal force. That's why in this case, the vehicle can negotiate with maximum speed. तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हम
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्व ऑफ द रोड लेते हैं, तो उस केस में जो हमें स्पीड मिलेगी वो स्पीड रहेगी मैक्सिमम सेफ स्पीड। और अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर लेते हैं, यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं, तो उस केस में व्हीकल ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं गेन कर पाएगा और उसको यहाँ से मिनिमम स्पीड से निगोशिएट करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर हम अवे फ्रॉम सेंटर रखेंगे तो जो स्पीड हमें मिलेगी वो हमारी रहेगी मिनिमम सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड। तो हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड से, इसलिए हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू दिस रोड सरफेस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड लेंगे। So the third force in this case is friction between road surface and tires of vehicle acting along the road surface and directed towards curvature of the road, towards the center of curvature of road, center of curvature of road. So as the road surface is inclined and the friction force is tangential to it, you can see that the friction force is also inclined. So what is its inclination? तो यहाँ पे देखिए मैंने दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस निकाली, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। So you can see that the friction force is making angle theta with the horizontal। देखिए इस चीज को आपको एकदम केयरफुली नोट करना है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इंक्लाइंड है और उसका वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा है। फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्लाइन है मगर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हम किसके साथ मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और थीटा क्या है, theta is angle of the banking. Now we will represent all these three forces at the center of gravity of the vehicle. We will consider the center of gravity of the vehicle to be as origin. So let this point be origin. From this origin, I will draw one horizontal line and one vertical line. And now I will represent all the three forces here. So what was first force? First force was the weight of the vehicle, W is equals to mg acting vertically downward. Second was the friction force acting along tangent to the road surface, making an angle theta with the horizontal. And the third force was normal reaction of road surface, making an angle theta with the vertical. तो देखो मैंने तीनों भी फोर्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब मुझे क्या चाहिए, so I have to see the equilibrium of vehicle along the vertical and horizontal direction. So for writing the equations of equilibrium, first of all I will resolve the inclined forces in this diagram. तो यहाँ पे inclined forces कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम देखो रिजॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला जो पॉइंट है ये है टेल पॉइंट, ये हो गया हेड पॉइंट। तो ये जो टेल पॉइंट है ये टेल पॉइंट में से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस वर्टिकल एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे। ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पे जाके एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से मुझे नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट मिलेंगे। तो देखिए ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अभी नॉर्मल रिएक्शन का एंगल किसके साथ पता है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। तो जिसके भी साथ में हमें एंगल पता होता है वो होता है हमारा कॉस कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया n cos थीटा और ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। इस तरीके से हमने इस n एक जो फोर्स हमारे पास था नॉर्मल रिएक्शन उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया।
पूरा का पूरा n हमने स्प्लिट कर दिया। तो अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे n नहीं है, उसको ही रिप्लेस करके हमने यहाँ पे क्या किया है, उसके दो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम समेशन लेंगे या फिर जब इक्विलिब्रियम का यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो अब हम n नहीं लेंगे, क्योंकि n के दो पार्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। आप चाहे तो अब यहाँ से n को हटा भी सकते हैं। So now the friction force is remaining, so we'll resolve this friction force. फ्रिक्शन फोर्स के बारे में देखिए, ये इधर एक्ट हो रहा है तो ये है इसका हेड, और ये है, ये पॉइंट ओरिजिन है उसका टेल। तो मैं क्या करता हूँ, हेड पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डालूंगा वाई एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर जाके जहां पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे मुझे इस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए फ्रिक्शन का एंगल किसके साथ पता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो ये हो गया एफ कॉस ऑफ थीटा। ऑब्वियस है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक तरीके से देखिए, केयरफुली देखिए किस तरीके से मैंने नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया है। तो अभी हम देखेंगे व्हीकल का इक्विलिब्रियम। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में व्हीकल कहीं पर भी नहीं जा रहा है, इट इज नॉट मूविंग अबव ऑफ द रोड और नॉट इट इज गोइंग इनसाइड ऑफ द रोड। दैट्स व्हाई देयर इज नो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। So the summation of all forces acting on the vehicle in vertical direction must be equal to 0. तो व्हीकल के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, उन सभी की समेशन एडिशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में व्हीकल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो चलो हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो यू कैन सी दैट फर्स्ट फोर्स इज वेट ऑफ द व्हीकल, और ये कहां पे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। सो आई विल टेक इट एज माइनस mg। Now what is the second force, it is which is acting in vertical direction, and you can see that this is f sin theta. This is also acting towards negative x axis, so I will write it as minus f sin theta. And the third force which is acting along y-axis and it is acting towards the positive direction of y-axis, n cos theta, so I will write it as plus n cos of theta. तो देखिए व्हीकल के ऊपर जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, मैंने सभी फोर्सेस की यहाँ पे समेशन ली, और ये समेशन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0. So I get minus mg minus f sin theta plus n cos theta is equal to 0. तो ये जो माइनस mg है उसको मैं राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो हो जाएगा प्लस, तो दिस इज प्लस mg is equal to n cos of theta minus f sin of theta. Let it be my equation 1. नाउ देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एफ कॉस ऑफ थीटा ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रोड। दूसरा फोर्स है एन साइन थीटा। ये दोनों भी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, यानी ये एक दूसरे को ऐड करेंगे, तो इनको कैंसिल करने वाला कोई भी फोर्स अब इस सिनेरियो में नहीं बचा है। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों मिला के जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर व्हीकल की यहाँ पे कुछ मोशन हो रही है तो वो इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होनी चाहिए। तो व्हीकल की मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन, यानी उसकी मोशन के लिए कौन काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड हु शुड प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। So the summation of these two forces should provide the necessary centripetal force. तो इनकी समेशन क्या हो जाएगी, इनकी समेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनकी एडिशन होगी। तो दिस विल बी f cos of theta plus n sin of theta, and this is unbalanced force which is causing the motion,
दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी इक्वल्स टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mv²/r। और इस केस में जो हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mvmax²/r। So if I arrange this, so this will be mvmax² divided by r is equals to n sin theta plus f cos of theta. Let it be my equation 2. Now I will divide equation 2 by equation 1. Equation 2 को equation 1 से divide करते हैं। तो m पहले लेफ्ट हैंड साइड की डिवीजन करते हैं, mvmax² divided by r, ये ऑलरेडी डिवाइडेड बाय r है, उसको इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज mg, तो डिवाइडेड बाय mg, दिस इज इक्वल। अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन 2 को मैं कंप्लीट करता हूं, n sin थीटा प्लस f cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड n cos ऑफ थीटा माइनस f sin ऑफ थीटा। Now you can check here, m and m cancel. So what is I getting on left hand side? So it is Vmax² upon Rg. So this is Vmax² upon Rg. देखिए इसको एक बार ठीक से, यहाँ पे m और m कैंसिल हो गया था, ये v² max न्यूमरेटर में बचा, ये r डिनोमिनेटर में जाके g को मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया v² max अपॉन Rg। अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या बचा है, n sin थीटा प्लस f cos ऑफ थीटा, n sin थीटा प्लस f cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय दिस शुड बी n cos ऑफ थीटा माइनस f sin ऑफ थीटा, n cos of theta minus f sin of theta. Here you have to keep in mind that n is normal reaction. So and f is friction force. Let us consider that in this case the friction force is maximum force of static friction, maximum force of static friction। और जैसे कि हम ऑलरेडी पहले पार्ट वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज गिवन एज F इज इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक्स, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। So F is equals to mu s into n. Let us put this in this equation 3. So this will become Vmax² upon Rg is equals to n sin theta plus mu s into n cos of theta divided by n cos of theta minus mu s into n sin of theta। तो ये जो राइट हैंड साइड है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से n को कॉमन निकालते हैं, तो न्यूमरेटर में बचेगा sin थीटा प्लस म्यू s cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, इधर रहेगा n cos ऑफ थीटा माइनस म्यू s sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे n और n कैंसिल हो गए। नाउ लेट अस सी दैट वी विल टेक cos ऑफ थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ पे मैं cos ऑफ थीटा कॉमन ले रहा हूँ, इस स्टेप को आपको केयरफुली देखना है। तो यहाँ पे साइन में देखिए, साइन में cos है क्या, नहीं है, तो फिर यहाँ से cos को कॉमन कैसे लिख सकते हैं,
तो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, साइन थीटा को कॉस ऑफ थीटा से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझिए कि मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे एक कॉस को मैं बाहर लेके जाता हूँ, यानी ये मल्टीप्लाई वाला कॉस मैं बाहर लेके चला गया, तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टैन ऑफ थीटा, प्लस अभी देखिए ये कॉस थीटा बाहर चला गया, तो यहाँ पे रह गया म्यू एस डिवाइडेड बाय। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मैं साइन थीटा में से कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे साइन की जगह कौन रह जाएगा, टैन ऑफ थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी मैं कॉस थीटा को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस थीटा बाहर गया, यानी यहाँ पे रह गया 1 और ये रह गया म्यू एस साइन ऑफ थीटा। एक बार फिर से इसमें से भी कॉस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉस नहीं है, तो जैसा हमने ऑलरेडी लर्न किया, यहाँ पे साइन की जगह कौन लेगा, टैन लेगा, तो दिस विल बी म्यू एस टैन ऑफ थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। हमें एक्सप्रेशन किसके लिए चाहिए, वी मैक्स के लिए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आर जी यहाँ पे डिवाइड है उसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, so that will become multiplied, so we get v max square is equals to rg in a bracket। तो यहाँ पे पहले क्या आया था, tan ऑफ थीटा प्लस म्यू एस, है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। tan ऑफ, देखिए कॉस ऑफ क्या, कॉस कैंसिल हो गया, tan ऑफ थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 minus mu s tan of theta. So final step, taking square root of both sides, we get V max is equal to, what is V max? V max is maximum safe speed on banked curve road. V max is equal to under root of Rg in a bracket mu s plus tan of theta upon 1 minus mu s into tan of theta. So this is the required expression. So here we get maximum safe speed for maximum safe speed on banked curved road as Rg in a bracket under root of Rg in a bracket mu s plus tan theta upon 1 minus mu s into tan of theta। तो ये हो गया हमारा थर्ड डेरिवेशन। अभी बचे वाला फोर्थ डेरिवेशन, जिसमें हमें क्या करना है, मिनिमम सेफ स्पीड निकालनी है। और जैसे हमने ऑलरेडी डिराइव किया, डिस्कशन किया, इसमें फर्क क्या हो जाएगा, ये स्पीड कब मिनिमम हो जाएगी, जब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में ना रह के उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। तो देयर विल बी रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो चलो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को बदल देते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड एक्ट होता है। तो इसकी वजह से ये जो हमारा फोर्स ट्रायंगल है, इस फोर्स ट्रायंगल में भी आप देखिए, पहले जो फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट हो रहा था, पहले फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट हो रहा था, अब हमने इसको इधर बताया। इसलिए क्या हो जाएगा, इनके कंपोनेंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। कंपोनेंट रहेंगे वही, हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा एफ कॉस ऑफ थीटा, वर्टिकल वाला रहेगा एफ साइन ऑफ थीटा। सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ है, पहले वाले केस में एफ कॉस ऑफ थीटा इधर एक्ट हो रहा था, अब वो इधर एक्ट हो रहा है। एफ साइन थीटा पहले वाले केस में डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था, अभी ये अपवर्ड एक्ट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फिर से हमारी जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अब एक बार हम इसको देखते हैं। देखिए, तो पहले हम लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में व्हीकल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। दिस विल बी इक्वल, सबसे पहले कौन आएगा, वेट mg, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। फिर अब देखिए ये जो दो फोर्सेस यहाँ पे रह गए, एक है
एफ साइन थीटा, ये वर्टिकली अब अपवर्ड एक्ट हो रहा है इसलिए इसको प्लस देंगे, और एन कॉस थीटा पहले से वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो वी विल गेट प्लस एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ये माइनस mg बिल्कुल सभी स्टेप्स थर्ड डेरिवेशन के जैसे ही फॉलो करेंगे, ये माइनस mg इधर आके हो जाएगा प्लस mg शुड बी इक्वल टू n cos ऑफ थीटा प्लस f sin ऑफ थीटा एंड दैट विल बी आवर इक्वेशन 1। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो समेशन हम लेंगे वो समेशन हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे देखिए n sin थीटा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रोड एक्ट हो रहा है और f cos थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड एक्ट हो रहा है, तो n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। f cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज नेगेटिव। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है mv²/r, और इस केस में वेलोसिटी कैसे मिलेगी, मिनिमम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv minimum²/r, दिस शुड बी इक्वल टू प्लस n साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में है, माइनस f cos ऑफ थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अगेन divide equation 2 by equation 1, so mv minimum square by r divided by mg, which is equals to n sin theta minus f cos of theta divided by equation 1 की right hand side n cos of theta plus f sin of theta, यहाँ पे m और m कैंसल, so this is cancel, what is remaining, v minimum square divided by rg is equals to, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रखते हैं n sin of theta माइनस म्यू s into n cos of theta divided by n cos of theta plus म्यू s into n sin of theta। तो मैंने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रखी, फोर्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन F is equals to म्यू s into n, म्यू s into n। So now we will take n common on right hand side, so left hand side पे क्या रह गया हमारे पास, here there is v minimum square divided by rg is equals to n common on the numerator of right hand side, so what is remaining here, here sin theta minus mu s cos theta, so here there will be sin theta minus mu s cos of theta divided by डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन निकलेगा, एंड हियर इट विल बी cos of theta plus mu s sin of theta। फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो ये है cos of theta plus mu s sin of theta, n कॉमन निकालने के बाद। तो now again n and n कैंसल, ये rg यहाँ पे ठीक है, पहले यहाँ से cos ऑफ थीटा को कॉमन लेंगे, तब तक लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे रखते हैं v मिनिमम स्क्वायर बाय rg इज इक्वल, यहाँ से फिर से एक बार cos को कॉमन लेंगे, cos ऑफ थीटा, तो साइन की जगह यहाँ पे क्या बचेगा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा माइनस म्यू s डिवाइडेड बाय अगेन cos थीटा कॉमन, दिस विल बी 1 प्लस म्यू s tan of theta, तो cos and cos कैंसल, rg उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू rg इन अ ब्रैकेट tan of theta माइनस म्यू s डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू s tan of theta।
So now taking square root of both sides, we get the final expression for the minimum shape speed on banked curved road as V minimum is equals to under root of Rg in a bracket tan of theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. So this is how we complete our fourth derivation. तो लेक्चर को एंड करने से पहले जो चारों भी फार्मूले हमने डिराइव किए हैं उसकी हम क्या लेंगे, समरी लेते हैं. तो चलो इस केस में हमने पहला फार्मूला क्या डिराइव किया, मैक्सिमम शेप स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड एंड इट वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी. सेकंड वाज मोस्ट शेप स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व रोड एंड इट वाज अंडर रूट ऑफ आर जी tan of theta. Third, we derive maximum shape speed on banked curve road in today's lecture, and this is Rg in a bracket, under root of Rg in a bracket, mu s plus tan theta upon 1 minus mu s into tan theta. And last वाला derivation, minimum shape speed, ये यहाँ पे minimum है, minimum shape speed on banked curve roads as V minimum is equals to under root of, देखिए यहाँ पे फर्क क्या गिर गया, यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू एस था तो यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू एस हो गया. तो V minimum is equals to under root of Rg in a bracket tan of theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. In all these formulae, R is radius of curvature of the road, mu s is coefficient of static friction, and theta is angle of banking of the road. So this is all about the applications of uniform circular motion regarding the shape speeds of vehicle on different curve roads. Okay. So how was these two lectures, part 1 and part 2, दोनों भी आप लोग इसको स्टडी करिए. अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए. चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए. Up to the next lecture, I will again express you sincere thanks. So thank you and goodbye.